नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 22 जून और 22 जून 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से जो प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको तथ्यों और न्यूज़ एनालिसिस और जो राजस्थान के लिए सूजस अपडेट जारी होती है उसके साथ आपको करवाने जा रहा हूँ। तो सभी साथी क्लास को पूरा देखें। लास्ट में मैं आपको सूजस अपडेट से प्रश्न पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और साथ ही एक नई सूचना लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, तो वो अभी जानेंगे नई सूचना। तो सबसे पहले क्लास शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आरबीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 और राजस्थान का पहला एमएलएफएफ टोल प्लाजा। ये जो हमारे मुख्य बिंदु आज के क्लास के रहने वाले हैं, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आज की जो मुख्य सूचना रहेगी वो है 1 जनवरी 2026 से जून 2026 तक जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से जो संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं वो निकाल कर मैं आपको तथ्यों सहित और जो न्यूज़ एनालिसिस है उनके साथ लेकर उपस्थित होऊंगा। तो सभी साथी है जो क्लास ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही क्लासें आपको और रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2026 के बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम WEF द्वारा जारी हुई है। नवीनीकरण ऊर्जा के और देशों के संक्रमण की प्रगति को मापता है। स्वीडन इसमें प्रथम है, फिनलैंड द्वितीय और डेनमार्क इसमें तृतीय स्थान पर रहा है। भारत का इसमें स्थान रहा है 17वां, जबकि 2025 में 71वां स्थान पर था। अब भारत आ गया है 17वें स्थान पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। अब महत्वपूर्ण तथ्य है इसके संबंध में बात करें तो कुल 120 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक की शुरुआत हुई 2018 में और WEF की स्थापना के बारे में बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका है कोलोगरी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो जरूर याद रखें सभी साथी। अगला प्रश्न है ITLOS के नए न्यायाधीश नियुक्त। तो भारत के विमल एन पटेल को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यानी ITLOS का नया न्यायाधीश चुना गया है। तो वे 1 अक्टूबर 2026 से 2035 तक है जो कार्यभार संभालने वाले हैं और इन्होंने नीरू चड्ढा का स्थान लिया है। अब बात करें ITLOS के बारे में तो स्थापना इसकी 1996 में, मुख्यालय है इसका हैम्बर्ग, जर्मनी में, और गठन इसका CLSO के अंतर्गत हुआ है। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो सुरक्षित फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार घोषित। जो सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। तो निर्णय जस्टिस PS नरसिम्हा एवं जस्टिस जो AS चंदूरकर है उनके द्वारा दिया गया। इसे अनुच्छेद 19(1)D एवं अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया है। अनुच्छेद 1D की बात करें तो देश में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में छपेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो सभी साथी इसे जरूर याद रखें। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारतीय नौसेना में INS दूनागिरी शामिल। INS दूनागिरी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 5वां स्टील्थ फ्रीगेट है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। यह सतही, वायु एवं पनडुब्बी रोधी युद्ध विमानों में सक्षम है। अब इसके संबंध में बात करें तो प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 स्टील्थ फ्रीगेट बनाए जा रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल एवं उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम से यह लेस होने वाला है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करें कांदिया ब्यास नई रेलवे लाइन परियोजना। पंजाब में 39.68 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन को अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। यह गुरदासपुर के कादिया को अमृतसर के ब्यास से जोड़ने वाली है। परियोजना की अनुमानित लागत की बात करें तो लगभग 1400 करोड़ रुपए है। इसकी निर्माण एजेंसी नॉर्दर्न रेलवे द्वारा यह लगभग 100 वर्ष पुरानी प्रस्तावित योजना, यानी इसको लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं योजना को प्रस्तावित हुए और अब इसका क्रियान्वयन किया जाना है। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत का पहला सात्विक इंडेक्स लॉन्च। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने BSE स्टेविक
100 इंडेक्स लॉन्च किया। यह सात्विक एवं नैतिक व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित है और 100 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने वाला है। शराब, तंबाकू, जुआ एवं पशु आधारित हानिकारक उद्योगों से जुड़ी कंपनियां इसमें शामिल नहीं होगी। कौन कौन शामिल नहीं होंगे? शराब, तंबाकू, जुआ एवं पशु आधारित हानिकारक उद्योगों से जुड़ी कंपनियां इसमें शामिल नहीं होने वाली है। अब इसके संबंध में बात करें तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की बात करें तो इसकी स्थापना 1875 में, मुख्यालय इसका मुंबई में। अब बात आती है यूनिसेफ चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026। भारत के 92% बच्चे हैं जो अत्यधिक गर्मी यानी एक्सट्रीमी हीट के संपर्क में हैं। तो भारत में वर्तमान समय में गर्मी को प्रकोप है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस कारण 92% बच्चे इसकी चपेट में हैं। लगभग 39.2 करोड़ बच्चे जो जलवायु जोखिमों से प्रभावित है। रिपोर्ट के अनुसार हीट वेव की तीव्रता एवं अवधि लगातार बढ़ रही है। अब बात करें यूनिसेफ की तो स्थापना इसकी 1946 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। 2026 की थीम के बारे में बात करें तो योगा फॉर हेल्थी एजिंग मुख्य कार्यक्रम कोलकाता, पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री जो वर्तमान हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता इसे 2014 में दी गई और पहला योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया। अब बात करें विश्व संगीत दिवस एवं विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो कई बार एग्जामिनर का क्या है, दिमाग घूम जाता है, तो वो ये भी पूछ सकता है भी 21 जून को योग दिवस तो मनाया ही जाता है, उसके साथ में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो विश्व संगीत दिवस और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। तो संगीत दिवस का तो उद्देश्य हमने पढ़ लिया। तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की बात करें तो प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह समुद्री मानचित्रण एवं जल संसाधनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। इसके लिए समुद्री मानचित्रण एवं जल संसाधनों के महत्व को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो जिनेंद्र के जैन को भौतिकी का वुल्फ पुरस्कार रिकॉर्ड। जिनेंद्र के जैन भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने हैं। कौन? के नरेंद्र जिनेंद्र के जैन। खोज उन्हें यह सम्मान मिश्रित फर्मियन की खोज के लिए प्रदान किया गया। क्या है इसके संबंध में बात करें तो मिश्रित फर्मियन थ्योरी क्वांटम होल इफेक्ट को समझने में मदद करती है। समारोह भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार जैन को यरूशलेम में आयोजित राजकीय समारोह इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग द्वारा प्रदान किया गया। वुल्फ पुरस्कार इजराइल का सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान पुरस्कार नोबेल के बाद दूसरा माना जा रहा है और पृष्ठभूमि जैन वर्तमान में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर रहे हैं। अब बात करें एफएटीएफ के पहले भारतीय उपाध्यक्ष। तो विवेक अग्रवाल को एफएटीएफ के पहले भारतीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल जुलाई 2026 से जून 2027 तक रहने वाला है और वर्तमान में वे संस्कृति मंत्रालय के सचिव हैं। एफएटीएफ के बारे में बात करें तो स्थापना 1989 में, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवादी वित्त पोषण कोई रोकथाम, जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो आतंकवादियों को जो पैसा मिल रहा है उसी कोई रोकथाम इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। अगले प्रश्न पर बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल में शामिल क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में शामिल किया गया। होवरक्राफ्ट का नाम H-561 है। यह एयर कुशन व्हीकल एसीवी है और निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत द्वारा इसका निर्माण किया गया है। डेवलपर इसका निर्माता कौन है? चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने इसका विकास किया है और स्थान गोवा स्थित जहाज निर्माण संयंत्र में इसका निर्माण हुआ है। इसका महत्व क्या रहने वाला है? भारत की स्वदेशी समुद्री प्लेटफॉर्म निर्माण क्षमता का प्रतीक है। उपयोग उथले पानी, दलदल रेत में भी चल सकता है और तटीय सुरक्षा बचाव अभियान में काम आएगा। अब बात करें जून 2026 में फ्रांस ने 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। तो कार्यक्रम पहला है 52वां G7 शिखर सम्मेलन। इसके संबंध में हमने कल की क्लास में भी चर्चा की थी। तो तारीख स्थान बताएं तो 15 से 17 जून 2026 एवियन लेस बेस फ्रांस में आयोजित। तो ये G7 शिखर सम्मेलन जब भी आयोजित होता है तो पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सदस्य G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
जापान है, यह बाधा रहित होता है। और भारत पीएम नरेंद्र मोदी विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में इसमें शामिल हुए। और मुद्दे वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, भू राजनीतिक चुनौतियों और एआई सहयोग पर इसमें चर्चा हुई। और बात करें विवा टेक 2026 का 10वां संस्करण, तो तारीख एवं स्थान 17 से 20 जून 2026 पेरिस के पोर्ट दी वर्सेल्स में आयोजित। और महत्व यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी कार्यक्रम रहा। थीम इसकी 2026 में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण और डीप टेक। कंट्री ऑफ द ईयर इस साल जर्मनी कंट्री ऑफ द ईयर रहा इसका। और भारत 100+ भारतीय स्टार्टअप ने इसमें हिस्सा लिया। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो 21 जून 2026 को 3 स्वदेशी युद्धपोत नौसेना में शामिल। तो 21 जून भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। 21 जून इस क्लास को बहुत ही ध्यान से आपको देखना होगा, पक्का हर एग्जाम में इसमें से 1-2 प्रश्न आपको पक्का मिलने वाले हैं। तो शामिल किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के बेड़े में 3 स्वदेशी युद्धपोत शामिल किए। कौन कौन से? आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रे को। आईएनएस दूनागिरी की विशेषताओं की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A का 5वां स्टील्थ फ्रीगेट है। हथियार ब्रह्मोस मिसाइल और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली से यह लैस हैं। और इसका निर्माण किया गया है जीआरएसई कोलकाता में। और विस्थापन 6617 टन। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा यह रहने वाला है, इसका यह महत्व है। अब बात करें मेघालय की विकास परियोजनाओं के संबंध में, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मेघालय में 1246 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। क्षेत्र कौन कौन से रहे? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन से जुड़ी परियोजना इसमें रही। अब बात करें आईसीजी का योग संगम 2026, तो भारतीय तल रक्षक बल आईसीजी द्वारा अपनी प्रमुख पहल योग संगम 2026 के माध्यम से 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 में मनाया गया। और तटीय राज्यों में जहाज़ों, स्टेशनों पर देशव्यापी योग सत्र आयोजित किए गए। इसका उद्देश्य फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। और बात करें बिमल पटेल के बारे में, तो आईटीएलओएस के जज चुने गए। प्रख्यात भारतीय न्यायविद बिमल पटेल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी आईटीएलओएस का नया इनको जज चुना गया। 9 साल का कार्यकाल। और समुद्री कानून पर यूएन का सबसे बड़ा न्यायिक निकाय है। और भारत 1997 से आईटीएलओएस का सदस्य है। अब बात करें विवेक अग्रवाल एफएटीएफ के उपाध्यक्ष नियुक्त, तो आईएएस अधिकारी हैं कौन? विवेक अग्रवाल। तो वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ का उपाध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ये प्रश्न आज की क्लास में हमारे पास दोबारा आ गया है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, इस कारण हम दोबारा इसे पढ़ रहे हैं। तो भारत एफएटीएफ का सदस्य 2010 से हैं। और अग्रवाल वर्तमान में राजस्व विभाग में अतिरिक्त सचिव है, विवेक अग्रवाल। अब बात आती है अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की, तो विवेक अग्रवाल को 2026-27 में कार्यकाल के लिए एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त। और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, कौन केंद्रीय गृह मंत्री? अमित शाह द्वारा त्वरित फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए अभिज्ञान ऐप की लॉन्चिंग की गई। और भारत के सबसे बड़े संभावित आईपीओ के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड डीआरएचपी दाखिल किया गया है। बिहार के प्रवासी श्रमिकों को डेटा जुटाने के लिए बिहार प्रवासी कामगार ऐप की लॉन्चिंग हुई है। और हाल ही में चर्चा में रहे मकेदातु जलाशय परियोजना कावेरी नदी से संबंधित है। और विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत चीन से हारकर उपविजेता रहा है इसमें। और जर्मनी के सुहल में आयोजित विश्व जूनियर चैंपियनशिप की पुरुषों की टीम 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में समीर गुलिया ने जो स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अब बात करें प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की, तो इसके तहत अतिरिक्त कर्मचारी अधिकतम 3000 प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाता है। और जून 2026 में प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 25,000 करोड़ की कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का नाम H-56 H-561 है। तो अगले प्रश्न पर बात करें तो राजस्थान करंट अफेयर, तो राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न रहने वाला है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पहले, अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। और आयोजन 21 जून 2026 को इसकी थीम रही योगा फॉर हेल्थी एजिंग। तो यह महत्वपूर्ण रहने वाली है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाएगी, यानी स्वस्थ वृद्ध अवस्था के लिए योग। राष्ट्रीय समारोह की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित हुआ, जिसमें हमारे पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भाग लिया। और
राजस्थान के संबंध में बात करें तो कार्यक्रम इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम अबुराज सिरोही में, जहां हमारे सीएम भजनलाल जी शर्मा ने योग किया और भागीदारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया और नाम परिवर्तन तो हाल ही में आबू पर्वत का नाम पुनः अबुराज है जो किया गया है। अब बात करें ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप, तो ओएनडीसी डिजी दुकान ऐप का उद्देश्य व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़ना और उनके व्यवसाय का विस्तार करना। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने जयपुर स्थित बिड़ला ऑडिटोरियम से जयपुर व्यापार महासंघ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका फायदा क्या रहने वाला है, तो छोटे मध्य और बड़े व्यापारियों को डिजिटल बाजार से जोड़कर है उनके कारोबार के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाला है। अब आरबीएससी के नए अध्यक्ष के संबंध में बात करें तो नियुक्ति हनुमान सिंह राठौड़ को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होगा। हनुमान सिंह जी राठौड़ का कार्यकाल कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष का। तो राजस्थान का पहला एमएलएफएफ टोल प्लाजा, तो शुरुआत NHAI नाहिद द्वारा राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल प्रणाली दौलतपुरा टोल प्लाजा से शुरू की गई है। यह टोल प्लाजा NH48 के दिल्ली जयपुर खंड पर स्थित है। इसका फायदा क्या रहने वाला है, MLFF प्रणाली में वाहन बिना रुके या गति कम किए टोल पार कर सकते हैं, जिससे टोल संग्रह तेज और बाधा रहित होता है। क्या अमूमन हमें क्या करना पड़ता है, जो टोल प्लाजा आता है उस पर या तो रुककर क्या है टोल कटवाना पड़ता है या फास्टैग होता है तो थोड़ी देर गाड़ियों को रोकना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या सिस्टम है, कितनी स्पीड हो चाहे टोल आपका कटेगा फास्टैग से सीधे। अगर फास्टैग में रिचार्ज नहीं है तो आपको जुर्माना भी इसमें भरना पड़ेगा, यानी दुगना टोल इसमें देना पड़ सकता है। अब बात करें भव्य योजना भारत औद्योगिक विकास योजना के बारे में, तो भव्य के तहत प्लग एंड प्ले मॉडल पर 5 मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए। प्लग एंड प्ले की बात करें यानी आपको बने बनाए औद्योगिक सिस्टम दिए जाएंगे, आपको वहां जाकर अपना जो सारा सिस्टम है यानी कर्मचारी है कोई अपना सामान ले जाकर सिर्फ मशीनों को स्टार्ट करना है, बाकी सारा सिस्टम आपको वहां लगा हुआ मिलेगा। तो उद्योगों को तैयार करने की आधारभूत सुविधाओं के साथ भूमि उपलब्ध कराना तथा निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा। और स्थान भव्य योजना के तहत राजस्थान के 5 स्थानों पर मेगा औद्योगिक क्लस्टर है जो विकसित होंगे। जयपुर, किशनगढ़, बांदीकुई, दौसा और बालोतरा में यह विकसित होने वाले हैं। और 5वां होगा खुसखेड़ा, बहरोड, नीमराणा, अलवर में। क्रियान्वयन योजना का क्रियान्वयन रिको द्वारा किया जाएगा और क्लस्टर प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होंगे, जिससे उद्योग तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। सुविधाएं क्लस्टरों में सड़क, बिजली, जलापूर्ति, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, वेयर हाउस तथा श्रमिक आवास विकसित किए जाएंगे। केंद्रीय सहायता की बात करें तो 10 लाख प्रति एकड़ तक सहायता दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा और रिको इन क्षेत्रों में 100 से 1000 एकड़ तक के मेगा औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने वाला है। कौन, रिको। अब बात करें स्वदेशी यूजीवी कृष्णा की, तो कृष्णा एक स्वदेशी यूजीवी है यानी अननेम्ड ग्राउंड व्हीकल रोबोट है। निर्माता इसका जयपुर स्थित रोबोटिक्स कंपनी क्लब फर्स्ट। संस्थापक भुवनेश मिश्रा। अपनी माता के सम्मान में इसका नाम है जो कृष्णा रखा है। विशेषता के बारे में बात करें तो यह डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी ड्यूल लेजर सिस्टम से लेस है। क्षमता इसकी हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर नष्ट करने की क्षमता है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी है। उपयोग इसका होने वाला है सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ के लिए बॉर्डर सर्विलांस यानी जो बॉर्डर गश्त है उसमें बहुत सहायता इससे मिलने वाली है और आईईडी डिटेक्शन, एंटी ड्रोन ऑपरेशन में काम करने वाला है। बात करें अंडमान निकोबार के द्वीपों के नाम बदले प्लस भवनों का भी नामकरण। द्वीपों का नामकरण के बारे में बात करें तो हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप तथा रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है 25 दिसंबर 2018 की याद में। तो भवनों के नए नाम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ, राजभवन को लोक भवन तथा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन है जो नाम दिए गए हैं। उद्देश्य है औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। ये भारतीय संस्कृति के अंतर्गत इनके नाम है जो चेंज किए गए हैं। अब बात करें प्रधानमंत्री ई बस सेवा के बारे में तो शुरुआत हुई इसकी अगस्त 2023 में और जयपुर में लॉन्च। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 20 जून 2026 को जयपुर में 29 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाई और भीलवाड़ा में भी 18 इलेक्ट्रॉनिक्स बसों का शुभारंभ किया गया। लक्ष्य व लागत के बारे में बात करें तो देश के 169 शहरों में 10,000 ई बसें चलाने का लक्ष्य है। कुल परिव्यय कितना रहने वाला है,
यानी कुल बजट इसके संबंध में 57,613 करोड़ रुपए पीपीपी मॉडल पर आधारित। अब बात आती है आज के अंतिम प्रश्न की, तो दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुभारंभ 21 जून 2026 को खातीपुरा जयपुर से दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, भी 21 जून है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में हो, चाहे अन्य शुरुआत के बारे में हो, पक्का इस क्लास से 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो रूट व विशेषता की बात करें तो यह ट्रेन जयपुर खातीपुरा से दरभंगा बिहार तक चलेगी। यह वंदे भारत का स्लीपर वर्जन है जो जनरल और स्लीपर कोच वाले यात्रियों के लिए किफ़ायती व तेज़ यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। पुश पुल टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी इसमें रहने वाला है। लाभ इसमें राजस्थान बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और प्रवासी मजदूरों को इससे फ़ायदा होने वाला है। बात आती है सूजस अपडेट की, तो आज का सूजस प्रश्नोत्तरी है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर प्रदान किया जाता है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और वर्ष 2025-26 राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नवीन जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन की स्वीकृति दी गई है? तो 8 जिलों में इसकी स्वीकृति दी गई है। और राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो एफएफडी फ्रांस द्वारा। अब अगले प्रश्न पर बात करें तो अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना का संबंध है 12 से। अब आती है पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की उपज कौन सी है? तो यह है आम। अब आपको बताना है एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर के पड़ोसी राज्य बांसवाड़ा की उपज बतानी है। मुख्य उपज कौन सी है और मुख्य खेल कौन सा है? एक जिला एक योजना एक खेल के तहत मुख्य खेल और एक जिला एक उपज के तहत एक उपज आपको बतानी है। उपज और खेल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। अब बात करें न्यूज़ एनालिसिस के बारे में, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना की तीसरी उच्चाधिकार समिति। तो अब आपको एक प्रश्न और बताना है, वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव के बारे में जरूर कमेंट करें। तो परियोजना के कार्यों को प्रभाव प्रदर्शित हो इसके लिए बैठक का आयोजन हुआ और गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और स्थानीय समुदाय की सहभागिता, उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों के उपयोग और उच्च गुणवत्ता वाले हरित आवरण को विकसित करने पर दिया गया इसमें जोर। अब बात करें अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना का की, तो इसका संबंध मुख्य रूप से 12 जिले से है और इस परियोजना के तहत 12 जिले में अंधेरी नदी पर बांध बनाया जा रहा है, जिसमें छबड़ा और छिपा बड़ौद तहसील के 53 गांवों को लगभग 9850 हेक्टेयर कृषि भूमि की फव्वारा यानी स्प्रिंकल पद्धति से सिंचाई सुविधा मिलेगी। वैसे तो हम अंधेरी परियोजना को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसका जो रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 12 सिंचाई के परियोजनाओं के बारे में बात करें तो बिलास का संबंध भी 12 से है और अंधेरी तो पढ़ चुके हैं, इसका भी संबंध 12 से है। बेंथली परियोजना 12 से है, हथियादेव परियोजना 12 से है, प्लसी सिंचाई परियोजना भी 12 से है और पवन सिंचाई परियोजना भी 12 से है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो सभी साथी है जो क्लास देख चुके हैं वो कमेंट ज़रूर करें और एक बार जो हमारी क्लास आने वाली हैं उसके बारे में ज़रूर थोड़ा है देखें, क्योंकि ये क्लास आपकी तैयारी को थोड़ा और मजबूती देगी जिससे आपको एग्ज़ाम में और सहायता मिले। तो धन्यवाद सभी साथी है जो आने वाली क्लास को ज़रूर देखें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।